चैप्टर 2। नियांश के इस लॉजिकल पॉइंट ने न सिर्फ ऑफिसर सोनिया को इम्प्रेस किया, बल्कि वहां मौजूद बाकी पुलिस वालों का ध्यान भी उसकी तरफ खींच लिया। राहुल, जिसने नियांश के साथ ही पुलिस स्टेशन ज्वाइन किया था, थोड़ा उसके करीब आते हुए बोला, मानना पड़ेगा नियांश, तेरी बात में सच में काफी लॉजिक है। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तू बता सकता है कि कातिल किस तरह का इंसान होगा? नियांश कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे अपने विचारों को सही शब्द देने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं पूरी तरह श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तय है, ये आदमी बेहद रूटलेस इंसान है। जितना ये बोल्ड है, उतना ही मेटिकुलस भी। जो भी कातिल है, उसे इस एरिया और मीरापुर वाली बॉडी डिस्पोजल साइट के आसपास के माहौल की काफ़ी अच्छी जानकारी है। आमतौर पर ऐसे मामलों में हम दोनों डिस्पोजल साइट्स को एक लाइन में जोड़ते हैं। उसके बाद कातिल के प्रोफेशन और उसके मूवमेंट पैटर्न्स को एनालाइज करके सर्च एरिया को डिड्यूस यानी छोटा किया जाता है। इतना समझाने के बाद नियांश ने वहां मौजूद सभी पुलिस वालों की तरफ देखा और पूछा, आप लोगों को क्या लगता है कातिल किस प्रोफेशन से जुड़ा हो सकता है? सबसे पहले सोनिया ने जवाब दिया, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वह या तो सर्जरी फील्ड से जुड़ा हुआ है या फिर बुचरी यानी कसाई का काम करता है। वहाँ कई ऐसे सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे जो सालों से इस फील्ड में काम कर रहे थे। सोनिया की बात सुनकर उन सभी ने भी सहमति में सिर हिला दिया। उनमें से एक ऑफिसर बोला, मैंने मीरापुर वाली रिपोर्ट देखी है। लाश के टुकड़ों को बेहद सफाई से काटा गया था। कुल 1000 से भी ज़्यादा पीस थे। ऐसा काम या तो कोई सर्जन कर सकता है या फिर कोई बटर जिसे रोज मीट काटने की आदत हो। एक साधारण इंसान के बस की यह बात नहीं है। नियांश ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, मैंने भी शुरुआत में यही सोचा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कातिल ने सबके सामने होते हुए भी लाश को ठिकाने कैसे लगाया। नियांश का यह सवाल सुनते ही वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स खामोश हो गए। वाकई यही इस केस का सबसे मुश्किल मोड़ था। जैसा कि नियांश ने कहा था, कातिल न सिर्फ बेहद बोल्ड था, बल्कि उतना ही मिटिक्यूलस भी। इतनी देर की छानबीन के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक एक भी ठोस सुराग नहीं लगा था। अपने साथियों का गिरता हुआ हौसला देखकर नियांश धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ और सहज लहजे में बोला, मैंने कैप्टन विक्रम को यहाँ नहीं देखा। क्या वो पास वाली फिश मार्केट में उन दुकानों की जांच करने गए हैं जहां फ्रीजर्स लगे होते हैं? सोनिया हैरान रह गई। वाह, तुम सच में कमाल हो, तुमने ये भी अंदाजा लगा लिया। नियांश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, जब मैं यहां पहुंचा था तो इत्तेफाक से मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी। उसने आसपास खड़े लोगों के हैरान चेहरे देखे तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। बाकी सभी ऑफिसर्स धीरे धीरे वहां से हट गए और अपने अपने काम में लग गए, लेकिन सोनिया वहीं खड़ी रही। उसकी खूबसूरत आंखों में अब भी जिज्ञासा साफ झलक रही थी। उसने थोड़ा करीब आकर धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें कुछ और भी पता है? नियांश कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए, जैसे उसके दिमाग में कोई बेहद जरूरी बात बिजली की तरह कौंध गई हो। उसकी आंखें एकदम सिकुड़ गईं। अगले ही पल वह तेजी से कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर की तरफ भागा। दौड़ते दौड़ते उसने पीछे मुड़कर जोर से कहा, कैप्टन से मेरी छुट्टी मांग लेना, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। अरे कहाँ जा रहे हो? सोनिया घबराकर उसके पीछे चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नियांश कंस्ट्रक्शन साइट के मेन गेट से बाहर निकल चुका था और कुछ ही सेकंड में लोगों की भीड़ में गायब हो गया। कुछ मिनट बाद कैप्टन विक्रम अपनी टीम के साथ वापस लौटे। वह प्रयागराज नॉर्थ पुलिस स्टेशन के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के हेड थे। उनके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। कोई भी देखकर समझ सकता था कि इस अनुभवी कैप्टन का मूड इस वक्त बेहद खराब था। उन्होंने पास वाली पूरी फिश मार्केट छान मारी थी, लेकिन फिर भी उनके हाथ एक भी काम का सुराग नहीं लगा था।
कैप्टन ने झुंझलाते हुए कहा, यह वाकई बहुत अजीब बात है। कातिल के पास 2 बड़े बैग और एक कसाई वाला चाकू था, फिर भी पूरे इलाके में एक भी विटनेस नहीं मिला। कुछ पल रुकने के बाद उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, सीसीटीवी सर्वेलेंस फुटेज की जांच कहां तक पहुंची? कोई भी सुराग न मिलने की रिपोर्ट सुनते ही कैप्टन विक्रम का पारा और चढ़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल वहां आया कैसे था। क्या वह उड़कर आया था या जमीन के नीचे सुरंग बनाकर गायब हो गया था? भले ही वह इलाका बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं था, लेकिन मीरापुर वाली बॉडी डिस्पोजल साइट एक बार के पीछे की गली में थी, जहां सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट्स बेहद कम थे। फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। ये केस वाकई बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। अब समझ आ रहा था कि मीरापुर की स्पेशल टास्क फोर्स पिछले कई दिनों से इतनी कोशिशों के बावजूद कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पाई थी। जाहिर था कातिल जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा शातिर और खतरनाक था। तभी सोनिया आगे बढ़ी और गंभीर आवाज में बोली, कैप्टन, पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट का कोना कोना छान मारा गया है, लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ये तो होना ही था। कातिल का बॉडी डिस्पोजल पैटर्न हमेशा एक जैसा था, कीमा किए हुए मीट से भरे 2 बैग, न कम न ज़्यादा। जिन बैग्स में वह मीट भरा गया था वे साधारण काले रंग के शॉपिंग बैग्स थे, और उस कसाई वाले चाकू यानी क्लीवर पर भी एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला था। कातिल ने अपना काम इतनी सफाई और तेजी से किया था कि पुलिस के लिए पीछे कोई भी काम का सुराग नहीं छोड़ा। कैप्टन विक्रम अभी इन्हीं उलझनों में डूबे हुए थे कि तभी अचानक उनके फ़ोन की घंटी बज उठी। उन्होंने फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब का नाम चमक रहा था। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से भारी आवाज़ आई, हेलो, कोई प्रोग्रेस हुई? सर, अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कातिल ज़्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। कैप्टन विक्रम ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। फोन के दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, तुम वहीं रुको, 5 मिनट में मीरापुर की स्पेशल टास्क फोर्स वहां पहुंच रही है, उन्हें रिसीव करो। अगर यह कंफर्म हो जाता है कि दोनों वारदातों का शिकार एक ही इंसान है, तो दोनों केसेस को मर्ज कर दिया जाएगा। जी डायरेक्टर साहब। फोन कटते ही वहां फिर से भारी सन्नाटा छा गया। कुछ ही मिनट बाद दूर से कई पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। आवाज हर सेकंड और करीब आती जा रही थी। फिर देखते ही देखते कई पुलिस व्हीकल्स तेजी से कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर आकर रुकी। मीरापुर की स्पेशल टास्क फोर्स पहुंच चुकी थी। कैप्टन विक्रम तुरंत अपने आदमियों के साथ उन्हें रिसीव करने के लिए आगे बढ़े। इस टास्क फोर्स के मेंबर्स को सीधे हायर ऑफिस ने भेजा था। आखिर यह डिसमेंबरमेंट केस कोई मामूली मामला नहीं था। खबर थी कि इस केस ने स्टेट हेडक्वार्टर तक को हिलाकर रख दिया था। प्रयागराज वैसे तो नदियों के संगम पर बसा एक शांत शहर था, लेकिन यह पूरे प्रदेश का एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन या धार्मिक केंद्र भी माना जाता था। ऐसे में इतने बड़े और खौफनाक डिसमेंबरमेंट केस का सामने आना प्रशासन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। कोई भी नहीं चाहता था कि इस घटना की वजह से शहर की छवि खराब हो। ऐसे शहर में इतना बड़ा मर्डर केस होना किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं थी। कैप्टन विक्रम की नज़र धीरे धीरे गाड़ियों से उतरते ऑफिसर्स पर गई, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस टीम के लीडर पर पड़ी, उनके चेहरे पर साफ हैरानी उभर आई। राघव सर, तुम यहाँ? राघव पूरे राज्य के सबसे मशहूर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स में से एक थे। रिटायर होने के बाद भी वह स्टेट हेडक्वार्टर में कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। कहा जाता था कि उन्होंने अपने करियर में अनगिनत बड़े और बेहद पेचीदे केसेस सुलझाए थे, और आज तक कोई भी मुजरिम उनकी पकड़ से बच नहीं पाया था। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ विक्रम की तरफ देखा और पूछा, कैसे हो विक्रम, यहाँ सिचुएशन कैसी है? सर, सिचुएशन कुछ ऐसी है, कैप्टन विक्रम ने बड़े धैर्य के साथ पूरी घटना की एक एक बारीकी से राघव को समझानी शुरू किया। उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा कि कोई छोटी से छोटी जानकारी भी छूटने न पाए।
राघव चुपचाप सारी बातें सुनते रहे। कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, दोस्तों, हिम्मत मत हारो। यह कातिल बेहद चालाक है, लेकिन कोई भी अपराध ऐसा नहीं होता जो बिना सुराग छोड़े किया जाए। उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, फिक्र मत करो, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर में कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। उनकी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स के चेहरों पर फिर से जोश लौट आया। गिरता हुआ मोरेल जैसे एक बार फिर संभल गया था। तभी अचानक भौं 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 कुछ दूरी से कुत्ते के दर्द भरे भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगी। सभी का ध्यान तुरंत उसी दिशा में चला गया। उन्होंने देखा कि एक जवान ऑफिसर एक बूढ़े लंगड़े कुत्ते को जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहा था, जबकि कुत्ता लगातार छूटने के लिए तड़प रहा था। यह दृश्य देखकर राघव की भौहें सिकुड़ गईं। उनकी आवाज में साफ नाराजगी थी। यह किसका जूनियर है? यहां क्या तमाशा चल रहा है? कैप्टन विक्रम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, कमाल है, इस लड़के ने नौकरी के पहले ही दिन मुसीबत खड़ी कर दी। वह तुरंत आगे बढ़े और जल्दी से बोले, सर प्लीज बुरा मत मानिए, ये नया रिक्रूट है, आज इसका ड्यूटी पर पहला दिन है। राघव का चेहरा और सख्त हो गया। पहला दिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह क्राइम सीन पर ऐसी हरकतें करे। उन्होंने कड़ी आवाज में कहा, यह कोई खेल का मैदान नहीं, एक क्राइम सीन है। कैप्टन विक्रम को अब सच में शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। इतने सारे सीनियर ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स के सामने उनका नया रिक्रूट ऐसा तमाशा करेगा, उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने गुस्से में अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, न्यांश, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें क्राइम सीन पर रहने के बेसिक रूल्स भी नहीं पता? क्या पुलिस एकेडमी में तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? लेकिन डांट सुनने के बाद भी न्यांश के चेहरे पर घबराहट नहीं आई। वह उसी गंभीरता से खड़ा रहा और ऊंची आवाज में बोला, रिपोर्टिंग सर, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। यह कुत्ता इस केस का बहुत बड़ा क्लू है और शायद यही इस केस को सॉल्व कर सकता है। न्यांश का इतना सीरियस जवाब सुनते ही सोनिया अपनी हंसी रोक नहीं पाई। एक कुत्ता केस सॉल्व करेगा? वहां मौजूद स्पेशल टास्क फोर्स के मेंबर्स और नॉर्थ प्रयागराज पुलिस स्टेशन के बाकी ऑफिसर्स पहले तो हैरान रह गए, फिर धीरे धीरे उनके चेहरों पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। इतने सारे पुलिस एलिट्स और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स कई दिनों और रातों से लगातार इस केस पर काम कर रहे थे, फिर भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था। और अब अभी अभी भर्ती हुआ एक नया लड़का दावा कर रहा था कि एक लंगड़ा बूढ़ा कुत्ता इस पूरे केस को सॉल्व कर देगा। ये सुनकर सबको लगा जैसे वो कोई मजाक कर रहा हो। कई ऑफिसर्स ने तो मन ही मन यही सोचा कि ये लड़का देखने में भले ही स्मार्ट, एनर्जेटिक और हैंडसम लगता हो, लेकिन शायद इसके दिमाग में सच में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन न्यांश की आंखों में मजाक का नामो निशान तक नहीं था। उसने उस बूढ़े कुत्ते की रस्सी को कसकर पकड़ते हुए फिर से गंभीर आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यह कुत्ता सच में इस केस को सुलझाने की साबित हो सकता है।